हेलो नमस्कार बच्चों। स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय कृष्णदत्त कश्यप पर। और मैं नितिन एक बार फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक क्लास। कुछ समय हमारी क्लास बंद हुई रही थी, उसका कारण ये था कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा था, तो स्वास्थ्य खराब होने की वजह से आपकी क्लास रुकी। तो हम अंतराल के बाद अब फिर से जुड़े हैं एक साथ। तो हमारी क्लास जो लास्ट क्लास चल रही थी मूल अधिकारों के ऊपर चल रही थी, और मूल अधिकारों में भी हमने आर्टिकल 22 तक जिक्र कर लिया था कि आर्टिकल 22 में क्या क्या बातें लिखी गई हैं। चलिए अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं और आर्टिकल 22 से आगे की बातें देखते हैं कि क्या बातें हैं उसके अंदर। ठीक है, चलिए ये आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 22 तक हमने देख ली थी सारी चीज़ें। तो जिसने भी पिछली क्लास नहीं देखी हो वो पहले पिछली क्लास देखें, तब जा करके इस वाली क्लास को अटेंड करें, तभी जाकर चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आर्टिकल 23 से। और आर्टिकल 23 में देखो क्या बात लिखी गई है। आर्टिकल 23 में बात लिखी गई है, आर्टिकल 23 में बात लिखी गई है मानव का दुर्व्यापार व बलात् श्रम निषेध। यानी कि कोई भी व्यक्ति या राज्य मानव का दुर्व्यापार नहीं करेगा। मानव के दुर्व्यापार का मतलब क्या है? मानव की तस्करी नहीं करेगा, उनकी खरीद बेच नहीं करेगा, वो क्या है? प्रतिषेध है, उन पर प्रतिबंध लगाया गया है। और दूसरी बात इस आर्टिकल में बताई गई है कि बलात् श्रम निषेध। अब बलात् श्रम निषेध का मतलब ये होता है कि बलात् श्रम होता है, ये वाला शब्द समझ पहले, इसका मतलब है बलात् श्रम का मतलब होता है कि यानी आपने किसी व्यक्ति से काम करा लिया है और काम कराने के एवज में क्या करा है? उसको तनख्वाह नहीं दी है। ठीक है, यानी कि बलात् श्रम कैसा श्रम होगा? ऐसा श्रम जो किसी व्यक्ति से काम कराया गया है लेकिन काम कराने के बदले में उसे क्या नहीं दी गई हो? तनख्वाह नहीं दी गई हो, या उस काम का प्रतिफल उसको ना दिया गया हो। ठीक है, तो ये हमारा आर्टिकल 23 है। अब आर्टिकल 24 में देखो क्या बात लिखी गई है। आर्टिकल 24 में बात लिखी गई है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी भी कारखाने या फैक्ट्री में नियोजित नहीं किया जाएगा। और कैसे कैसे कारखानों में या कैसी फैक्ट्रियों में? ऐसे फैक्ट्रियों में जिससे उनकी जान को क्या हो? जोखिम हो। यानी कि जोखिम भरे काम में किसी भी बच्चे को, और कितने साल तक के बच्चे को? 14 साल तक के बच्चों को नियोजित नहीं किया जाएगा। ये हमारा आर्टिकल 24 कह रहा है। नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ चलते हैं जो आर्टिकल 25 है। अब ये जो आर्टिकल 25 है आपका, इस आर्टिकल 25 में दो बातें लिखी गई। ठीक है, दो बातें कौन कौन से? सबसे पहली बात यह है कि आर्टिकल 25 धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है। धार्मिक स्वतंत्रता से, तो पहली बात तो ये लिखी गई है इसमें कि सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को आबद्ध रूप से मानने, आचरण करने और उनका प्रचार करने का समान हक होगा। ठीक है, यानी कि सभी व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हो। और ये तीन शब्द जो मैंने अंडरलाइन करे हैं, इन्हें मैं अभी बताऊंगा आपको इनका मतलब है क्या चीज। ठीक है, अब इसमें जो आर्टिकल 25 में दूसरी बात लिखी गई है, में ये बात बताई गई है कि आपको धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन उसके ऊपर क्या लगाए गए हैं? युक्ति युक्त निर्बंधन लगाए गए हैं। तो आर्टिकल 25 के क्लोज सेकंड में क्या बात लिखी गई है कि जो हमारी धर्म की स्वतंत्रता है, उस धर्म की स्वतंत्रता पर क्या लगाए गए हैं? युक्ति युक्त प्रतिबंध लगाए गए हैं। अब ये जो युक्ति युक्त प्रतिबंध है या निर्बंधन है, उस किस आधार पर लगाए गए हैं? पहला आधार तो ये है लोक व्यवस्था के आधार पर। ठीक है, लोक व्यवस्था के आधार पर। और दूसरा प्रतिबंध है सदाचार के आधार पर। अब ये लोक व्यवस्था और सदाचार मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं जब हमने आर्टिकल 19 पढ़ा था। और आर्टिकल 19 में हमने क्या पढ़े थे? प्रतिबंध या निर्बंधन पढ़े थे। तब हमने क्या देखी थी? ये सारी बातें देख ली थी कि लोक व्यवस्था क्या है, सदाचार क्या है। अब मैं आर्टिकल 25 है इसका अगर स्पष्टीकरण बताऊं कि इसका स्पष्टीकरण क्या है, तो इसका स्पष्टीकरण कुछ इस प्रकार से है। आर्टिकल 25 का स्पष्टीकरण है और इसके स्पष्टीकरण में दो बिंदु लिखे गए हैं, यानी दो बातें लिखी गई हैं। पहली बात ये लिखी गई है कि जो सिख धर्म के लोग होंगे उन्हें कृपाण धारण करने का अधिकार होगा। सिख धर्म के लोगों को कृपाण धारण करने का अधिकार। ठीक है, और दूसरी बात ये बताई गई है कि हिंदू शब्द में जैन सिख बौद्ध सम्मिलित हैं, यानी हिंदू के अंदर जैन सिख बौद्ध भी आ रहे हैं और सिख धर्म के लोगों को
कृपान धारण करने का अधिकार है, ये आर्टिकल 25 हमें दे रहा है। ठीक है, अब चलिए इन शब्दों के ऊपर बात करते हैं कि अंतःकरण का मतलब क्या होता है, आचरण करने का मतलब क्या होता है, और प्रचार का मतलब तो आपको पता ही होगा। चलो, ये जो आर्टिकल 25 में शब्द लिखा है अंतःकरण की स्वतंत्रता, इसका मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को भगवान या उसके रूपों के साथ अपने ढंग से अपने संबंध को बनाने की आंतरिक स्वतंत्रता होगी। ठीक है, तो अंतःकरण का मतलब क्या है कि कोई भी व्यक्ति है उसे भगवान या उसके किसी भी रूप के साथ अपने आंतरिक संबंध बनाने की स्वतंत्रता होगी। यानी कि उस भगवान या उसके रूप को किसी भी रूप में वो अपना सकता है, कैसा भी उससे संबंध रख सकता है, उस हर व्यक्ति की अपनी क्या है, स्वतंत्रता है। धर्म को मानने का अधिकार, अब देखो ये जो धर्म को मानने का अधिकार क्या है, व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था और विश्वास का सार्वजनिक तथा बिना भय के घोषणा करने का अधिकार होगा। सिंपल सी बात एक ये याद रखो कि धर्म को मानने के अधिकार का मतलब ये है कि सभी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकते हैं और उसका प्रचार प्रसार भी कर सकते हैं, किसी को भी धर्म को मानने से बाधित नहीं किया जाएगा या रोका नहीं जाएगा। ठीक है, अगला अगली जो बात लिखी गई आर्टिकल 20 में, आचरण करने का अधिकार। अब अपने धर्म के प्रति कैसा आचरण है वो सबका अपना क्या है, मौलिक अधिकार है। यानी कि धार्मिक पूजा करने का अधिकार है, परंपरा अपनाने का अधिकार है, समारोह करने का अधिकार है, और अपनी आस्था तथा विचारों का प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता सभी व्यक्ति को दी गई है। ठीक है भाई, और अगली बात बताई गई प्रचार का अधिकार। तो सभी व्यक्ति क्या कर सकते हैं, अपनी धार्मिक आस्थाओं का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। सभी व्यक्ति अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट कर सकते हैं, उनका विस्तार कर सकते हैं, उनका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, और सभी को इस संबंध में क्या है, स्वतंत्रता दी गई है। तो ये हमारा था आर्टिकल 25 जो मैंने अभी आपको बताया। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आर्टिकल 26। अब देखो ये जो आर्टिकल 26 है, इस आर्टिकल 26 में जो बात लिखी गई है, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। ठीक है, इसमें जो बात लिखी गई है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अब ये जो धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है सभी व्यक्तियों को दी गई है। अब इसमें क्या बात बताई गई है, इसमें कुछ बात बताई गई है, जैसे लोक व्यवस्था, सदाचार और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए प्रत्येक धार्मिक संप्रदाय या उसके किसी अनुभाग को क्या किया जा सकता है, प्रतिबंधित किया जा सकता है। और उसके आधार क्या है, उसके आधार ये रे, पहला, किस किस संप्रदाय को या किस किस अनुभाग को प्रतिबंधित किया जा सकता है, धार्मिक और पूर्त प्रयोजन के लिए संस्थाओं की स्थापना और पोषण का। ठीक है, दूसरा, अपने धर्म के विषय कार्यों का प्रबंधन करने का, जंगम और संस्थावर संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का, और फोर्थ बात जो लिखी गई इसमें, ऐसी संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि ये जो चार बातें लिखी गई हैं, ये आर्टिकल हमारे, ये जो चार बातें लिखी गई हैं हमारी आर्टिकल 26 में लिखी गई हैं, जिसमें बात बताई गई है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता होगी। अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं जिसका नाम है आर्टिकल 27। इसमें बताई गई है बात कि किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के रूप में स्वतंत्रता। इसमें यानी इसका मतलब ये है कि राज्य कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएगा जिस कर का उद्देश्य किसी धर्म को बढ़ाने के लिए किया गया हो। ठीक है, यानी कि राज्य किसी भी व्यक्ति पर या किसी भी धर्म पर ऐसा कर नहीं लगाएगा जिससे किसी धर्म को क्या मिले, बढ़ावा मिले। यहाँ पर लिखा हुआ है किसी भी व्यक्ति को किसी भी कर का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा जिसकी आय विशेष रूप से किसी विशेष धर्म या संप्रदाय के प्रचार या रखरखाव के खर्चों के भुगतान में विनियोजित की जाती है। तो डायरेक्टली बात यह है कि राज्य कोई भी ऐसा कर नहीं लगाएगा जिस कर से किसी धर्म को क्या मिले, बढ़ावा मिले। तो ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 27 में। अब आर्टिकल 28 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 28 में बताई गई बात है कि राज्य द्वारा वित्त पोषित ऐसे शैक्षणिक संस्थान
जो राज्य से या तो पूर्णतः वित्त पोषित है या राज्य से कोई आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे हैं, उसमें क्या है, धार्मिक शिक्षाएं नहीं दी जाएंगी। ठीक है, तो कौन से संस्थानों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएंगी? जो राज्य के द्वारा क्या होंगी, वित्त पोषित होंगी, यानी राज्य जिनको आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है, ऐसी संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ठीक है, ये हमारा आर्टिकल 28 बता रहा है। अब आर्टिकल 29 की तरफ चलते हैं। आर्टिकल 29 में बताया गया है अल्पसंख्यकों को अपने शैक्षिक संस्थान का स्थापना करना और प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता। तो आर्टिकल है 29 और 30। ठीक है, अब सबसे पहले हम ये देख रहे हैं कि आर्टिकल 29 में क्या बात लिखी गई है। तो इसमें लिखी गई है कि यह अनुच्छेद उपबंध करता है कि भारत के राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग के निवासी नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी विशेष भाषा, लिपि या संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ठीक है, तो ये बात आर्टिकल 29 में है, यानी कि ये किसके लिए है, अल्पसंख्यकों के लिए है। ठीक है, ये बात जो है अल्पसंख्यकों के लिए है, यानी अल्पसंख्यकों को क्या होगा, अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अब आर्टिकल 30 में क्या बात लिखी गई है? आर्टिकल 30 में लिखा गया है धर्म या भाषा पर आधारित सभी अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्थानों की स्थापना करने और उनके प्रशासन का अधिकार होगा। यानी इसका मतलब यह है कि आर्टिकल 30 के अनुसार ये जितने भी अल्पसंख्यक लोग हैं, ये अपने मनपसंद के शिक्षा संस्थान स्थापित कर सकते हैं और स्थापित करने के बाद उनका प्रशासन कर सकते हैं। ये सारा अधिकार किसका है? अल्पसंख्यकों का अधिकार, और ये एक प्रकार का मौलिक अधिकार भी है, जो आर्टिकल 29 और 30 के अंतर्गत दिया गया है। चलिए, अब सबसे बड़ी बात यह है कि अल्पसंख्यक है क्या चीज। अल्पसंख्यक क्या है? देखो, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर मानना है तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बात बताई गई है? सुप्रीम कोर्ट ने बताई है बात कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में जिस भी संप्रदाय की संख्या सबसे कम होगी वो क्या कहलाया जाएगा? अल्पसंख्यक कहलाया जाएगा। यानी कि किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में, मान लो कि जैसे पश्चिम बंगाल ले लो आप, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार बात कर रहे हैं हम सिर्फ अभी, तो पश्चिम बंगाल में क्या है? पश्चिम बंगाल में मुस्लिम लोगों की संख्या ज़्यादा है और हिंदुओं की संख्या वहाँ पर कम है। तो पश्चिम बंगाल में सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अल्पसंख्यक कौन हो रहे हैं? वहाँ पर हो रहे हैं हिंदू, क्योंकि वहाँ पर एक संप्रदाय, मुस्लिम संप्रदाय की जनसंख्या ज़्यादा है वहाँ पर। तो सुप्रीम कोर्ट के अनुसार तो ये परिभाषा है अल्पसंख्यकों की। ठीक है, तो चलिए अगले आर्टिकल की तरफ चलते हैं, जिसका नाम है आर्टिकल 32, और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये जो आर्टिकल 32 है, ये आर्टिकल 32 है, इसी आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने क्या कहा था, जो मैंने आपको पहले भी बता चुका हूँ। इस आर्टिकल 32 को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा बताया था। संविधान हृदय व आत्मा, ठीक है, इस आर्टिकल 32 को। और दूसरी सबसे बढ़िया बात यह है कि जो आर्टिकल 32 है मौलिक अधिकारों के संरक्षण के लिए दिया गया है। ठीक है, यानी कि इस आर्टिकल 32 के अनुसार क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, मूल अधिकारों के संदर्भ में कुछ रिट का मतलब क्या होता है, आदेश जारी करता है। अब सर्वोच्च न्यायालय मूल अधिकारों के संदर्भ में कुछ रिट जारी करता है आर्टिकल 32 के अनुसार। जैसे मैंने जब मौलिक अधिकार की पहली क्लास थी तो पहली क्लास में मैंने बताया था आपको कि अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप आर्टिकल 32 के अनुसार तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट जा सकते हैं। ठीक है, तो वो आर्टिकल 32 ये वही वाला है। अब एक एक करके हम देख लेंगे कि इसमें कितनी प्रकार की रिट है और प्रत्येक रिट का क्या काम है। देखो, पहली रिट का नाम है बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अब बंदी प्रत्यक्षीकरण एक प्रकार की रिट है और इसका मतलब होता है
सशरीर प्रस्तुत होना। ठीक है, अब सशरीर प्रस्तुत होने का मतलब क्या है कि यानी कि ये जो बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट है तब जारी होगी जब किसी व्यक्ति को अवैध रूप से क्या कर लिया जाएगा, बंदी बना लिया जाएगा। अब देखो किस किस के विरुद्ध जारी हो सकती है, एक तो हो सकती है किसी व्यक्ति के विरुद्ध और दूसरी जारी हो सकती है किसी अधिकारी के विरुद्ध। अब ये जो किसी अधिकारी के विरुद्ध वाली बात है, ये उस अधिकारी के विरुद्ध जारी होगी जिसने आर्टिकल 22 का पालन नहीं किया होगा। ठीक है, ऐसा सरकारी अधिकारी यानी कोई कानूनी अधिकारी जिसने गिरफ्तारी के संदर्भ में आर्टिकल 22 का पालन नहीं करा होगा। अब भाई देखो मैंने आर्टिकल 22 आपको बताया था, पढ़ाया था अभी पिछली क्लास में, उसमें बताया था कि सबसे पहले गिरफ्तारी का कारण बताना होगा, मनपसंद वकील करने का अधिकार भी बताया था। तो ये सारी बातें जो बताई थी आर्टिकल 22 में बताई थी, यानी कि अगर कोई व्यक्ति अधिकारी आर्टिकल 22 का पालन नहीं कर रहा है और किसी को गिरफ्तार कर रहा है तो उसके खिलाफ ये भी जारी हो सकती है। ठीक है, कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। जैसे इस तरीके से समझो कि मान लो कोई एक ए व्यक्ति है, मान लो कि हमने माना कि कोई ए व्यक्ति है और ए व्यक्ति क्या कह रहा है, अपने घर वालों से कह रहा है कि मुझे एक्स से मिलने जाना है। ठीक है, ए व्यक्ति है कोई और वो कह रहा है घर वालों से मुझे एक्स से मिलने जाना है और इसके पापा कह रहे हैं कि भाई हम तुझे एक्स से मिलने नहीं देंगे। ठीक है, तो इसके पापा क्या काम करेंगे, इसे उठा के कमरे में बंद कर देंगे जाकर। ठीक है, अब इस एक्स ए व्यक्ति को एक कमरे में बंद कर दिया गया है। अब बंद करने के संदर्भ में ए व्यक्ति क्या करेगा, अपने दोस्त को फोन लगाएगा और कहेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट जा और एक रिट जारी करवा वहां से, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट जाए, सुप्रीम कोर्ट से वो क्या कर सकता है, रिट जारी करवाएगा, कौन सी, बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब जब ये रिट जारी होगी बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, लड़के को, लड़के के पिताजी को, दोनों को बुलाएगा। ठीक है, मामला शांत कराएगा क्योंकि मौलिक अधिकारों का हनन हुआ आपके का। ठीक है, और मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है तो ये रिट जारी होगी अवैध बंदी बनाने के संदर्भ में। ठीक है, आगे बात समझ में। अगली रिट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है परमादेश। अगली रिट का नाम क्या है, परमादेश, और परमादेश का मतलब होता है आदेश जारी करना। अब ये देखो किस किस के विरुद्ध जारी होगी, एक तो होगी कार्यपालिका के विरुद्ध या किसी पदाधिकारी के विरुद्ध। ठीक है, इसमें क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट आदेश देता है कार्यपालिका को कि हम आपको आदेश दे रहे हैं, आपको ये काम करना है या नहीं करना है। ठीक है, तो ये होती है परमादेश। चलिए अगली रिट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है प्रतिषेध। ठीक है, अगली रिट का नाम है प्रतिषेध। अब ये जो प्रतिषेध रिट है इसका मतलब होता है मना करना या रोकना। ठीक है, अब किस किस के विरुद्ध जारी होगी, या तो होगी कनिष्ठ न्यायालय, कनिष्ठ न्यायालय मतलब छोटे न्यायालय, कौन से छोटे न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट से नीचे हैं। ठीक है, अर्ध न्यायिक न्यायिक संस्थाएं, अधिकरण, उपरोक्त संस्थाओं में से कोई संस्था अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर सुनवाई कर रही है तो उनको रोका जाएगा। ठीक है, तो ये क्या काम करते हैं, प्रतिषेध रिट जारी होते हैं। भाई जैसे देखो एक संस्था है जिसका नाम है एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब इसका काम क्या है, प्रदूषण के खिलाफ आवाज उठाना, पर्यावरण की रक्षा करना। अब मान लो कि ये जो एनजीटी संस्था है, ये एनजीटी संस्था किसी व्यक्ति को सजा सुनाने लग जाए, देखो ये अर्ध न्यायिक संस्था है पहली बात। अब ये जो अर्ध न्यायिक संस्था है इन्हें सजा देने का, सजा सुनाने का अधिकार नहीं है। ठीक है, अब मान लो कि ये किसी व्यक्ति को सजा सुनाने लग जाए तो क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या करेगा, प्रतिषेध रिट जारी करेगा, यानी रोक कर लगा देगा, मना कर देगा कि भाई ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, सजा सुनाने का अधिकार आपको नहीं है, सजा सुनाने का अधिकार किसको है, हमें है। ठीक है, अगली रिट है उत्प्रेषण, इसका नाम है अधिक सूचित होना या समीक्षा करना। किसके विरुद्ध जारी होगी, कनिष्ठ न्यायालयों के विरुद्ध, अर्ध न्यायिक संस्थाओं के विरुद्ध और अधिकरण के विरुद्ध। ठीक है, इसका मतलब ये है कि मान लो कि कोई कनिष्ठ न्यायालय, मान लो कि हाई कोर्ट है और हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया तो उस निर्णय का रिव्यू सुप्रीम कोर्ट कर सकता है।
किस रीट के द्वारा? इस रीट के द्वारा। तो इसका मतलब होता है निर्णयों का रिव्यू करना या समीक्षा करना, ठीक है। और हमारी अंतिम रीट है जिसका नाम है अधिकार प्रक्षा, और इसका मतलब होता है किस अधिकार से और किसके विरुद्ध जारी होगी? किसी प्राधिकारी के विरुद्ध। अब ये रीट उसके संदर्भ में होगी, मान लो कि कोई व्यक्ति है अवैध तरीके से किसी पद पर आकर बैठ गया। अब जब अवैध तरीके से किसी पद पर आकर बैठेगा तो क्या काम होगा कि सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा और उससे पूछेगा कि भाई किस अधिकार से आप इस पद पर आकर आसीन हुए हो या बैठे हो, ठीक है। तो ये 5 प्रकार की रिट थी जो मैंने अभी आपको बताई है। ये 5 प्रकार की रिट मौलिक अधिकारों के संदर्भ में जारी की जाती हैं, लागू की जाती है, ठीक है। तो अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो इस आर्टिकल 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ये 5 टाइप की रिट जारी करता है जो मैंने अभी आपको बताई हैं, ठीक है। बाकी अगर आपका मूल अधिकार के संदर्भ में कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकते हो। और अगली क्लास हम क्या काम करेंगे कि मौलिक अधिकारों के संदर्भ में एक एमसीक्यू क्लास लाएंगे लाइव, ठीक है। उसमें एमसीक्यू टाइप का एक टेस्ट होगा, उसमें आप के सामने क्वेश्चन होगा स्क्रीन पर, और स्क्रीन पर क्वेश्चन होगा और 4 ऑप्शन होंगे, आंसर आपको करना है, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो क्लास के संदर्भ में तो बता देना, और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ठीक है।